भौतिकी विज्ञान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे इसमें हम आज कवर करेंगे। बीपीएससी में पूछे गए 68वीं बीपीएससी तक के। चलिए आइए शुरू करते हैं। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के परमाणु का क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। साधारण हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन होते हैं और 1 प्रोटॉन होता है, इसलिए इसका द्रव्यमान 1 होता है। परमाणु क्रमांक भी 1 होता है, द्रव्यमान भी 1 होता है। तो इसका कुछ समस्थानिक होता है, जैसे कि प्रोटियम, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। और भारी हाइड्रोजन यानी कि ड्यूटेरियम, उसमें 1 न्यूट्रॉन होता है। जबकि एक और समस्थानिक ट्राइशियम होता है, जिसमें कि 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन, एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंगदैर्घ्य की, ऊर्जा की, आवृत्ति की या वेग की? तो एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? तरंगदैर्घ्य की। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष, समय, गति, दूरी किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है। ठीक है, 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम 1 प्रकाश वर्ष करते हैं, जिसका लगभग 9.46 × 10⁻15 मीटर ये होता है। घड़ी में प्रयोग होने वाली क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, क्या होते हैं? तो ये होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। SiO2 भी जिसको कहते हैं, इसका केमिकल ऐसे कंपोजिशन के आधार पे जो इसका सिंबल है वो है SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। यह प्राकृतिक रूप में इनमें से कुछ रॉक क्रिस्टल और राइनस्टोन के रूप में पाए जाते हैं, जिनका वाणिज्यिक रूप से उपयोग होता है। ये मानव निर्मित होते हैं। क्वार्ट्ज क्रिस्टल का प्रयोग रेडियो टेलीविज़न में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हर्ट्ज में क्या नापा जाता है? आवृत्ति। हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति। ये आवृत्ति का SI मात्रक है। तो सामान्य जो मानव है वो कितने हर्ट्ज की ध्वनि सुन पाता है? जो श्रव्य ध्वनि होता है, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन, आवृत्ति में क्या मापा जाता है? अभी हमने देखा आवृत्ति को मापा जाता है किसमें? हर्ट्ज में। SI मात्रक है इसका। विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट है। एम्पेयर किसकी है? करंट की इकाई है। वोल्ट क्या है? वोल्ट आपका पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज मापा जाता है। कूलॉम में हम चार्ज नापते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है वाट। विद्युत शक्ति बराबर कार्य बटा समय। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या है? वाट है। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है, ये भी एंगस्ट्रॉम में दिया गया, अभी हमने हर्ट्ज में देखा था। तो दृश्य स्पेक्ट्रम, विजिबल लाइट, अब जैसे विजिबल लाइट यानी विबग्योर जो होता है, इसकी क्या है सीमा? तो इसका आंसर है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। कितना है? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम, इसको याद रखेंगे। 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। दृश्य स्पेक्ट्रम के संबंध में कोई निश्चित सीमा रेखा निर्धारित करना कठिन है। यह व्यक्ति की उम्र, आँखों की क्षमता और प्रकाश स्रोत की दूरी एवं तीव्रता आदि बातों पर निर्भर करती है, पर एक सामान्य स्वस्थ मानव के हिसाब से ये तय किया गया है। सामान्य तौर पर इसकी सीमा 320 नैनोमीटर से 860 नैनोमीटर एंगस्ट्रॉम होती है। यह मान 3200 एंगस्ट्रॉम से 8600 एंगस्ट्रॉम होगा। एंगस्ट्रॉम में अगर देखें, नैनोमीटर में दिया हुआ है, फिर उसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट किया गया है। तक मानी जाती है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसकी सीमा 380 से 700 नैनोमीटर बताई है। और NCERT की पुस्तक में इसकी सीमा 400 से 700 नैनोमीटर लिखी गई है। तो हमारे लिए कौन सा इम्पोर्टेंट है? NCERT वाला, 400 से 700 नैनोमीटर। सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो 400 से 700 नैनोमीटर जो अभी इसमें लिखा गया है, NCERT ने जो दिया है वही हम मानेंगे। 400 से 700 नैनोमीटर जो है, यही हमारा सही उत्तर होगा। NCERT में दिया गया दृश्य प्रकाश जो हमें दिखाई देता है सौर परास।
तो क्या है ये 400 से 700 नैनोमीटर। आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो ये होगा हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता का मापन करने वाला यंत्र है। हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं? द्रवों के जल की तुलनात्मक घनत्व यानी तुलनात्मक घनत्व रिलेटिव डेंसिटी मापते हैं। और हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता। अगला क्वेश्चन, दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को पास्कल भी कहते हैं, इसी यूनिट को हम पास्कल भी कहते हैं क्योंकि इसका साइंटिस्ट पास्कल ने दिया था। किसी तल की इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है, यह अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। इसका मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जिसको कि पास्कल भी कहते हैं। दाब का मात्रक है, दाब का मात्रक क्या है? यहाँ दाब का मात्रक कोई भी नहीं दिया हुआ है। दाब का मात्रक क्या है? अभी हमने देखा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी कि पास्कल। ठीक है, तो इसका उत्तर इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अब देखिए, बल यानी न्यूटन, ये तो एक सदिश राशि है। दाब हमने देखा अदिश राशि है। अब देखते हैं आगे और क्या ऑप्शंस हैं। वेग भी आपका जो है सदिश राशि होता है और त्वरण भी सदिश राशि होता है, इसलिए ये नहीं, उत्तर क्या हो जाएगा? दाब ही इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वे राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशि कहते हैं, जैसे कि बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग इत्यादि। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम यानी कि मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं, जैसे कि आयतन, दाब, चाल, दूरी इत्यादि। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है? यानी अदिश राशि पूछ रहा है, तो गति अभी ने देखा कि सदिश राशि, वेग भी सदिश राशि है, बलाघूर्ण यानी टॉर्क ये भी सदिश राशि है, और विस्थापन भी सदिश राशि है। तो अब सदिश राशि नहीं है, कौन सा है? तो यहाँ पे गति है। गति अगर कहें तो वेलोसिटी अगर है ये, तो ये सदिश राशि होता है क्योंकि इसमें दिशा होती है। चाल है जो, ये अदिश राशि होती है। तो यहाँ पे गति का उत्तर दिया है, पर इसको चाल होना चाहिए। चलिए कोई नहीं, ये अंग्रेजी वाला क्वेश्चन देखने में समझ में आएगा। ठीक है, यदि धरती को घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा? तो ये होगा घट जाएगा। धरती की घूमने की गति किसी परिक्रमण करने के निकाय पर भूमध्य रेखा पर करने वाले निकाय पर भूमध्य रेखा पर अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार्य करता है। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है, जिससे भूमध्य रेखा पर व्यक्ति के भार में कमी दर्ज की जाती है। क्योंकि अगर घूर्णन बढ़ाएंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ जाएगा, तो फिर वो उसका भार कम हो जाएगा क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट कम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो विकृति का मात्रक नहीं है। प्रतिबल का है, बल का है, दाब का है, इसका उत्तर हो जाएगा विकृति। किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन उस वस्तु के मूल विमा के अनुपात में को विकृति कहते हैं। विकृति एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं होता है। सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम नहीं, एक्चुअली ज़्यादा है, तो ये गलत है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा है, सही है। बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा है, गलत है। बैंगनी का सबसे कम होता है दृश्य प्रकाशों में। बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा है, नहीं, ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी।
सही चुनना था हमें। बैंगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और आवृत्ति में सबसे अधिक होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है और उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है बैंगनी का। जबकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक तथा आवृत्ति में न्यूनतम होता है। जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाई देता है। इस घटना का कारण क्या है? तो इस घटना का कारण है प्रकाश का व्यतिकरण। दिन में पानी पर साबुन की फिल्म प्रकाश किरणों के व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस के कारण अनेक रंगों की सुंदर दिखाई देती है। अनेक रंगों, ये वही है जो कि प्रिज्म से कई रंग निकलते हैं। तो ऐसी ही कुछ घटना जब साबुन की कोई फिल्म बनती है तो उस पर भी होती है, इसलिए हमें कई रंग दिखाई देते हैं। इसे प्रकाश का व्यतिकरण यानी इंटरफेरेंस कहते हैं। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? धनावेशित मतलब चार्ज है वो पार्टिकल, तो ये क्या कहलाता है? इसमें से कोई भी नहीं। प्रोटॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन ऋणावेशित होता है। प्रोटॉन परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एक मिनट देखते हैं। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा नाभिक या न्यूक्लियस कहलाता है। नाभिक न्यूक्लियस परमाणु का केंद्रक होता है। अच्छा, केंद्र का नाम पूछा है तो उसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक न्यूक्लियस परमाणु का केंद्रक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित रूप में न्यूक्लियॉन कहलाते हैं। प्रोटॉन धनात्मक होता है तथा न्यूट्रॉन उदासीन होता है, जिसके कारण नाभिक धनावेशित होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.6272 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। इसकी खोज क्रमशः यानी प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। रदरफोर्ड प्रोटॉन और जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? उदरोपातन, सब्लिमेशन। यह उदरोपातन वो प्रक्रम है जिसके द्वारा ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैस में बदल जाता है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं क्या कहलाता है? तो यह त्रिक बिंदु कहलाता है। वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं उसे ट्रिपल पॉइंट या त्रिक बिंदु कहते हैं। उदाहरण के रूप में 11.657 पास्कल आंशिक वायु दाब पर 273.16 केल्विन यानी 0.01 डिग्री सेल्सियस जल का एक त्रिक बिंदु है, जिस पर द्रव का जल, ठोस बर्फ और जलवाष्प तीनों ही पाए जाते हैं। ये जल का त्रिक बिंदु 0.01 डिग्री सेल्सियस या 273.16 केल्विन और दाब भी होना चाहिए 611.657 पास्कल का। अगला क्वेश्चन, कॉस्मिक किरणें आवेशित कण है, अनावेशित कण है। आवेशित तथा अनावेशित दोनों ही हो सकती हैं। तो इसका उत्तर है कॉस्मिक किरणें आवेशित कण होती हैं, आयोनाइज्ड पार्टिकल्स होती हैं। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट नहीं है। कॉस्मिक किरणें ये उच्च ऊर्जा की आवेशित कण हैं, आयोनाइज्ड पार्टिकल्स हैं, जो अंतरिक्ष में लगभग प्रकाश की गति से गमन करते हैं। याद रखेंगे। 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G का मतलब क्या है? तो G का मतलब जनरेशन है, दूसरी पीढ़ी। अभी तो 4G चल रहा है, 5G आने वाला है। रडार का आविष्कारक कौन था? रडार का आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन। रडार का आविष्कारक कौन है? रॉबर्ट वाटसन। स्कॉटिश भौतिकवाद रॉबर्ट वाटसन ने वर्ष 1935 में पहली बार रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग यानी रडार का आविष्कार किया था।
द्वितीय विश्व युद्ध में इस व्यवस्था का उपयोग हवाई हमलों से पूर्व सचेत करने के लिए किया गया था। गॉड पार्टिकल क्या है? हिग्स बोसोन। हिग्स बोसोन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना वर्ष 1964 में की गई। इसका प्रायोगिक सत्यापन 14 मार्च 2013 में किया गया था। वैज्ञानिक समुदाय के बाहर और मीडिया द्वारा अक्सर इस कण को ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल कहते हैं, उपनाम से संबोधित किया जाता है। हिग्स बोसोन कण की खोज करने वाले वैज्ञानिक की जोड़ी ब्रिटेन के पीटर डब्ल्यू हिग्स और बेल्जियम के डब्ल्यू एंगलर्ट को वर्ष 2013 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ 1930 में। भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। उन्हें 1930 में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो भारतीय जो नोबेल पुरस्कार जीत चुके हैं उनकी ये लिस्ट है। रविन्द्रनाथ ठाकुर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में, सीवी रमन भौतिकी में 1930, हरगोविंद खुराना चिकित्सा में मेडिकल साइंस 1968, सुब्रमण्यम से चंद्रशेखर भौतिकी और ये कब 1983, मदर टेरेसा शांति के लिए 1979, अमर्त्य सेन इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र 1998, कैलाश सत्यार्थी शांति के लिए 2014, वी रामकृष्णन रसायन के लिए केमिस्ट्री के लिए 2009, अभिजीत बनर्जी इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के लिए 2019। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की खोज गैलीलियो ने की थी। इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स। एक माइक्रोन के बराबर कितना होता है? 1/1000 मिलीमीटर। एक माइक्रोन 10⁻³ या 1/1000 मिलीमीटर। 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। 40 डिग्री का मान क्या है? 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका फार्मूला याद रखेंगे, F बराबर 9/5C + 32। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी कन्वर्जन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेट किया है, फ़ारेनहाइट निकालना है 9/5C डिग्री सेल्सियस 40 + 32, तो ये हो जाएगा 5 × 40 8 × 9 72 + 32 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। 9/5C + 32। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है किसके लिए? एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने के लिए। ये जेनेटिक साइंस में भी काम आता है। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? गैलीलियो ने गति को सर्वप्रथम परिभाषित किया था। एक समान रेखीय गति को परिभाषित किया था। उनके अनुसार प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी स्पीड कहलाती है। तत्पश्चात न्यूटन ने पिंडों एवं वस्तुओं की गति का वर्णन करने के लिए गति के नियम प्रतिपादित किए। लोलक की कालावधि यानी टाइम पीरियड एक पेंडुलम की टाइम पीरियड द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, समय के ऊपर या फिर तापक्रम। तो ये लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। पेंडुलम की कालावधि हमेशा ही टाइम पीरियड क्या है? लंबाई के ऊपर। देखिए इसका फॉर्मूला है T = 2π√L/g। तो यहाँ देखिए g तो फिक्स है, ये कांस्टेंट होता है 9.8, तो किस पे डिपेंड करेंगे? लंबाई के ऊपर। पाई और जी यहाँ पे नियतांक है, कांस्टेंट है। कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करेगी। बल गुणनफल है किसका? द्रव्यमान का और त्वरण का। बल किसका है गुणनफल? द्रव्यमान और त्वरण का, यानी कि त्वरण का मास इंटू एक्सीलरेशन ma। F = ma हम पढ़ते हैं, ये गति का नियम ही है, दूसरा नियम है ये।
संवेग में परिवर्तन की दर को ही बल कहते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान m है और वह u वेग से गति करते हुए t सेकंड के बाद v वेग प्राप्त करता है तो संवेग में परिवर्तन की दर त्वरण यानी mv माइनस mu डिवाइडेड बाई t ही बल होता है, जिसको कि ma भी कहते हैं। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो बल में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसलिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम, ये होगा त्वरण के फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी। त्वरण को a से हम लोग डिनोट करते हैं। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? विपरीत परासरण, प्रसार, अपकेंद्रण, अपवहन। तो अपकेंद्रण, वॉशिंग मशीन का वर्किंग प्रिंसिपल, कार्यकारी सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण। अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है, परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है, अर्थात केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। कपड़ा साफ करने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ये सारे अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रिंसिपल पर काम करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो विस्थापन तो सदिश है, वेग भी सदिश है, बल भी सदिश है, तो कौन सी नहीं है? आयतन, इसमें दिशा की जरूरत नहीं होती। सदिश राशियाँ जिनमें दिशा की जरूरत होती है हम जानते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? संवेग और वेग के अनुपात, तो ये हो गया द्रव्यमान, क्योंकि संवेग हो गया m इंटू यू या v, जो भी कह दें, mv, और वेग यानी v, तो इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मास मिलेगा, द्रव्यमान। 1 किलोमीटर की दूरी का तात्पर्य है 100 मीटर। 1 किलोमीटर और कितना मीटर होता है? 1000 मीटर। 1 किलोमीटर 1000 मीटर, 1 मीटर 1 हेक्टोमीटर, और 1000 सेंटीमीटर 1 डेकामीटर, और 100 मीटर बराबर 1 मीटर। 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है? 10⁻² ग्राम के बराबर 1 पिकोग्राम होता है, -12 10 का पावर -12 के बराबर क्या होता है? 1 पिकोग्राम। आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल कितना होता है? तो ये जी के बराबर ही होता है। लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय आपका भार क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि आप जितना आप पे ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है उसी फोर्स से वो नीचे जा रही है, तो इसलिए आपको भारहीनता या भार शून्यता का अनुभव होता है। लिफ्ट जब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय लिफ्ट के फर्श पर व्यक्ति का दबाव नहीं पड़ता, अतः उस समय फर्श पर उसके द्वारा लगाया गया बल 0 होगा। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिर रहे हैं, तो निर्वात में गिर रहे हैं, तो पंख सबसे पहले ज़मीन पर गिरेगा? नहीं, सबसे पहले नहीं, बल्कि तीनों एक साथ ही गिरेंगे, क्योंकि ये निर्वात में है, तो कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर फोर्स कुछ भी नहीं लग रहा है इसमें। निर्वात की स्थिति में वायु प्रतिरोध 0 होता है, और इसी कारण से रबर गेंद और लकड़ी की गेंद एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक एक साथ गिराए जाने के पर तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि उनका अंतिम वेग v बराबर 2gh, यानी उनके द्रव्यमान से स्वतंत्र होगा। यहाँ सिर्फ g है और h है, द्रव्यमान नहीं है। h मतलब हाइट। वायु में ध्वनि तरंग होती है। वायु में ध्वनि तरंग क्या होती है? अनुदैर्घ्य होती है। ध्वनि तरंगें यांत्रिक तरंगें कहलाती है, क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम ठोस, द्रव या गैस वायु की आवश्यकता होती है। वायु या गैस में ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य होती है, क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं। रेत और नैप्थेलिन के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जाता है?
उदरोपातन यानी सब्लिमेशन के द्वारा। नैप्थेलिन उदरोपातन का गुण प्रदर्शित करता है, अतः रेत और नैप्थेलिन के मिश्रण को उदरोपातन सब्लिमेशन द्वारा अलग किया जा सकता है। उदरोपातन वो प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में बिना तरल अवस्था ग्रहण किए परिवर्तित हो जाता है। विद्युत शक्ति की इकाई है, क्या है? वाट है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। P बराबर W/T यानी शक्ति बराबर कार्य बटा समय। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध ये सही सुमेलित नहीं है। गैल्वेनोमीटर का प्रयोग क्या होता है? एक छोटी विद्युत धारा या उसके प्रकार का मापन करने के लिए होता है। विद्युत प्रतिरोध का मापन ओम मीटर द्वारा किया जाता है। अन्य प्रश्नगत युग्म सुमेलित हैं। वोल्ट मीटर का विभवांतर सही है। एमीटर का विद्युत धारा सही है। पोटेंशियोमीटर का विद्युत वाहक बल ये भी सही है। गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध नहीं होगा क्योंकि इसका ओम मीटर होता है। ये होगा सूक्ष्म या छोटी विद्युत धारा। टरबाइन एवं डायनेमो के से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो यहाँ क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं यानी मैकेनिकल एनर्जी। टरबाइन और डायनेमो में बिजली प्राप्त करने के लिए यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली खर्च होगी कितनी? इसका उत्तर हो जाएगा 1 इकाई। अगर 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जलता है, 100 वाट का बल्ब 10 घंटे जले तो 1000 वाट आवर हो गया यानी कि 1 किलो वाट आवर, और यही होता है 1 यूनिट। ठीक है। दो समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा, इसका उत्तर है 4.70। इसको निकालने का फॉर्मूला देखते हैं। कुल प्रतिरोध अगर 1.403 है, अगर पैरेलल में लगे हुए दो रेसिस्टेंस हैं, प्रतिरोध हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे और यहाँ टोटल मान रखेंगे तो हमें R1 प्लस R2, चूँकि समान है दोनों, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4.70 आ जाएगा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। जस्ता सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं, विद्युत अपघट्य सामान्य शुष्क सेल में क्या होता है? ड्राई सेल में अमोनियम क्लोराइड या जिंक क्लोराइड को विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इन दोनों में से कोई एक, तथा मैग्नीज डाइऑक्साइड को कैथोड के रूप में प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे, मैग्नीज डाइऑक्साइड कैथोड और विद्युत अपघट्य जिंक क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड। डायनेमो में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ये ठीक डायनेमो के उल्टा काम करता है। इसमें हम विद्युत ऊर्जा देते हैं तब ये यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसको। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण में से नापी जाती है? विद्युत धारा एमीटर से नापी जाती है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो विद्युत धारा एमीटर से नापी जाती है। ईएमएफ पोटेंशियोमीटर से किसी सेल की ईएमएफ का मापन होता है। विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? अभी हमने देखा एमीटर। फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हुआ 2019 में। प्रकाश के 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इन रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। आपतित प्रकाश प्रिज्म द्वारा रंगीन पट्टियों को विभक्त किया जाता है। जो 7 रंग
बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी तथा लाल होता है। विबग्योर बैगनी, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। चलिए, यदि किसी ऐनक में के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर होता है तो इसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? डायोप्टर है। और फोकस को मीटर में व्यक्त करें तो 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर का पावर -1 होता है। इस प्रकार अगर लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो कहते हैं कि उसकी फोकस दूरी 1 मीटर है। अभिसारी लेंस की क्षमता प्लस तथा अपसारी लेंस की क्षमता माइनस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस की क्षमता प्लस और कॉनकेव लेंस की क्षमता माइनस में मापी जाती है। फोकस दूरी F बराबर 1/D होता है, यानी कि 1/2 बराबर 0.5 मीटर या 50 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ 2 डायोप्टर है तो 1/2 यानी कि 0.5 सेंटीमीटर। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो ये हमेशा ही नॉर्थ यानी उत्तर की तरफ संकेत करती है। चुंबकीय सुई उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के अनुरूप आकर्षित होती है, अतः चुंबकीय सुई भी पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर आकर्षित होकर उत्तर दिशा की तरफ संकेत करती है। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? प्लैटिनम। अनुचुंबकत्व चुंबकत्व का एक रूप है जिसे कुछ सामग्री बाहरी रूप से लागू चुंबकीय क्षेत्र द्वारा कमजोर रूप से आकर्षित होती है और लागू चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अंतरित प्रेरक चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। अनुचुंबकीय पदार्थों में प्लैटिनम शामिल है। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो ये होगा तंतु को गर्म करके। श्वेत प्रकाश प्रतिदीप्तशील ट्यूब में निम्न दाब पर पारे की वाष्प में पैदा होता है। ट्यूब के सिरों पर तंतुओं को विद्युत प्रवाह करने पर पारा वाष्प अदृश्य परावैंगनी किरणें उत्सर्जित करता है। ये परावैंगनी किरणें नलिका के आंतरिक सतह पर लेपित दीप्तशील पदार्थ का परत पर मिलकर दृश्य प्रकाश उत्सर्जित करती हैं। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज दिया गया था किस कारण से? तो विद्युत प्रभाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अल्बर्ट आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या इसके नियम के आविष्कार हेतु 1921 में नोबेल प्राइज दिया गया था। अपेक्षिकता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो ये है अल्बर्ट आइंस्टीन। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम धातु का प्रयोग कैसे होता है भाई? तो नाभिकीय रिएक्टर यानी कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में होता है। ठीक है। कमरे को ठंडा किया जा सकता है कैसे? संपीड़ित गैस को छोड़ने पर कमरे को ठंडा किया जा सकता है। आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? तो ये होता है टिन और शीशे के द्वारा कि एक मिश्र धातु के द्वारा बना होता है। फ्यूज लगाने के लिए टिन और शीशे की मिश्र धातु से बना हुआ तार होता है। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो कुचालक पारा होगा क्योंकि तांबा, शीशा, जस्ता सभी सुचालक है। अतिचालक का लक्षण है शून्य परागम्यता। 1911 में डच भौतिक वैज्ञानिक H.K. ओनस ने प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने धातुओं के कुछ नमूनों को कुछ केल्विन ताप तक ठंडा करके उसके विद्युत प्रतिरोध की माप की। ओनस के
को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि 4.2 केल्विन ताप पर पारे का विद्युत प्रतिरोध शून्य होता है। यह पाया गया कि न्यून तापों पर अनेक अन्य तत्व और यौगिक भी ऐसा व्यवहार दर्शाते हैं। ऐसा व्यवहार करने वाले पदार्थों को अतिचालक कहते हैं। अतिचालक कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करते, इसलिए इनमें ऊर्जा ह्रास के बिना विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत प्रवाहित होते समय ऊर्जा का कोई ह्रास नहीं होता। यही कारण है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को विद्युत के संचारण में अतिचालकों का दक्षतापूर्वक उपयोग किया जाता है। अतिचालकों का दूसरा अनिवार्य यह गुण है कि वे चुंबकीय बल को अपने सतह पर ही रोक लेते हैं या अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देते, अर्थात इनकी चुंबकीय पारगम्यता शून्य होती है। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाएगा और वो ज़्यादा चालक हो जाएगा गर्म करने पर। अर्धचालक ऐसे ठोस पदार्थ हैं जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता चालकों से अधिक परंतु कुचालकों से कम होती है। अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने से कम हो जाता है। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? थॉमसन प्रभाव, थॉमसन इफेक्ट। जब किसी संवाहक के दोनों सिरों को अलग अलग तापमान पर रखा जाए तो इसके माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर संवाहक की लंबाई के साथ साथ ऊष्मा के विकास या अवशोषण की घटना को थॉमसन इफेक्ट या थॉमसन प्रभाव जाना जाता है। ठंडक के दिनों में लोहे के गुटकों और लकड़ी के गुटकों को प्रातः काल छुएं तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्योंकि हमारा पसीना तेजी से वाष्पित हो जाता है और हमें ठंडक की अनुभूति दिलाता है। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप कमरे को कुछ डिग्री ठंडा कर सकते हैं, बल्कि आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, क्योंकि यह फ्रिज के पीछे से गर्मी आएगी जब उसका कंप्रेसर ज़्यादा काम करेगा। कमरे में रखा रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर रखने से कमरे का तापमान बढ़ जाता है, फलस्वरूप थोड़ा सा गर्म हो जाता है। यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दें तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। तो इसमें गलत कथन है कि एक्रेलिक कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। ऐसा नहीं है, बल्कि क्योंकि एक्रेलिक को कृत्रिम ऊन कहा जाता है और रेयॉन के सामान्यतः कृत्रिम सिल्क कहा जाता है। रेयॉन को कृत्रिम सिल्क कहा जाता है और एक्रेलिक को कृत्रिम ऊन कहा जाता है। और ABD में क्या है वो सही है, वो भी हम सीख लेते हैं। कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह नमी को अवशोषित करता है। CD बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए होता है। दो उत्तरोत्तर स्ट्रिंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको वेवलेंथ कहते हैं। ये है दो उत्तरोत्तर स्ट्रिंग या दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को कहते हैं हम तरंगदैर्घ्य, वेवलेंथ। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में से कौन सी नहीं बदलती है? तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी उसकी नहीं बदलती है। स्पीड यानी वेग या गति बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य भी बदल जाती है, अपवर्तनांक भी बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार से लेंस बनते हैं? तो वो बनते हैं उत्तल लेंस। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस का प्रकार क्या है? उत्तल लेंस। क्योंकि यह दूरदृष्टि दोष को दूर करता है
और दूरदृष्टि दोष यानी दीर्घ दृष्टि दोष वह कैसा दोष होता है जो कि वस्तु को निकट की रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देखने देता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, जो उचित फोकस दूरी उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जाता है। तो इसलिए पढ़ने के लिए जो काम आती है वो लेंस कौन सी है? उत्तल लेंस। दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य कि दर्पण का प्रकार क्या है? तो ये अवतल होगा। अवतल ही बड़ा और सीधा प्रतिबिंब देता है। अवतल दर्पण से व्यक्ति का अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा प्राप्त होता है। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास में। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है। तो ध्वनि का वायु में कितना वेग है अनुमानतः? 330 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि का वायु में वेग और अन्य स्थितियों पर देखिए। शुष्क वायु में वेग होगा 332 शुष्क वायु में, लेकिन तापमान अगर 0 डिग्री से बढ़ के 25 डिग्री कर दिए हैं तो ये 346 हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। हाइड्रोजन में 1284, बहुत ज़्यादा। आशुद्ध जल में 1498, समुद्री जल में 1531, स्टील में और भी ज़्यादा 5960, एल्युमिनियम में 6420, लोहा में 5950 और सबसे ज़्यादा कांच यानी फ्लिंट में नहीं कम ज़्यादा नहीं है 3980। सबसे ज़्यादा है एल्युमिनियम में ध्वनि का वेग। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग और कण दोनों। डुअल नेचर होता है प्रकाश का, पार्टिकल के रूप में भी है और वेव्स के रूप में भी। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, अतः प्रकाश विकिरण तरंग और कण दोनों गुण पाए जाते हैं, डुअल नेचर होता है। आकाश नीला लगता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में नीला रंग और रंगों से अधिक है नहीं। लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा अधिक प्रकीर्ण होती है। वायुमंडलीय अणुओं और परमाणुओं पर प्रकाश पड़ने से ये प्रकाश को सभी दिशाओं में प्रकीर्णित करता है। इस प्रकीर्णन में बैंगनी व नीले वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक और घटते क्रम में हरे, पीले, नारंगी और लाल वर्ण के प्रकाश प्रकीर्णित होते हैं, अतः आकाश नीला प्रतीत होता है। रात के समय खुले आकाश में तारों को टिमटिमाने को किससे समझा जा सकता है? तो ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। रात के समय खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने के कारण तारों के प्रकाश का पृथ्वी में के वायुमंडल में पहुंचने पर होने वाला अपवर्तन रिफ्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ये टिमटिमाता हुआ नजर आता है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी हमने निकाला था इसको, F बराबर क्या होता है? C देख लेते हैं। F बराबर 9/5 इंटू C प्लस 32। F बराबर 9/5 इंटू C प्लस 32। तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है? 50 डिग्री दिया हुआ है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 90 प्लस 32 तो 122 डिग्री सेल्सियस, सॉरी फ़ारेनहाइट। 50 डिग्री सेल्सियस बराबर 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ़ पिघल जाए तब जल का स्तर नहीं बदलेगा। पानी से भरे बीकर में तैर रहा बर्फ़ का टुकड़ा अपने आयतन के बराबर जल को विस्थापित करता है, अतः बर्फ़ के टुकड़े पिघलने पर वह जल उसी आयतन को पूरा करेगा और इस प्रकार जल का स्तर नहीं बढ़ेगा। वर्षा की बूंद को गोलाकार आकृति का कारण है
तो वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन होता है। वर्षा की बूंद पिघली धातु की बूंद आदि सभी गोलीय होती हैं क्योंकि उनकी सतह सिकुड़ कर न्यूनतम क्षेत्रफल की होनी चाहती है और एक निश्चित आयतन के लिए गोलीय आकृति निश्चित सतह का क्षेत्रफल न्यूनतम होता है। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है किसकी? सबसे ज़्यादा श्यानता होती है शहद की। जो द्रव जितने अधिक गाढ़े होते हैं उसकी श्यानता उतनी ही अधिक होती है। शहद और ग्लिसरीन की श्यानता पानी की तुलना में अधिक होती है। श्यानता क्रम निम्नलिखित है। शहद सबसे ज़्यादा, उसके सौ थोड़ा कम खून और उससे कम जल और वायु सबसे कम। यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग पदार्थों की श्यानता, आप इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे आती हैं? तो इसका जवाब है चंद्रमा से। महासागर में ऊंची जल तरंगें यानी ज्वार भाटा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। चंद्रमा पृथ्वी से सूर्य की तुलना में नज़दीक है। उसके आकर्षण बल के कारण समुद्र की तरंगें ऊपर उठती हैं और सूर्य के द्वारा लगने वाला आकर्षण बल उतना प्रभावी नहीं होता, अतः सूर्य द्वारा जल तरंगें चंद्रमा की तुलना में अधिक ऊपर नहीं उठती हैं। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान, इसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान नहीं, क्योंकि द्रव्यमान तो कांस्टेंट है। भार बदल जाएगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स बदल जाता है, गुरुत्वाकर्षण बदल जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, इसलिए यह जल्दी गल जाता है। इसका उत्तर गलत है मेरे ख्याल से। उच्च दाब के कारण कम तापमान पर उबलने लगता है, इसका उत्तर ये होना चाहिए। इसमें गलत उत्तर दिया गया है, इसको सही कर लीजिए। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण इसमें पानी निम्न ताप पे भी उबलने लगता है। खुले बर्तनों में जहाँ पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, वहीं प्रेशर कुकर में पानी उबलने का तापमान 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। अच्छा, तो ये ज़्यादा तापमान ही है। चलिए इसको एक बार चेक कर लेंगे हम लोग। इसके अनुसार उत्तर है बी, तो अभी के लिए उत्तर हम बी ही मानते हैं। सॉरी, बी उच्च दाब पर उच्च तापमान में उबलता है। ठीक है, सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? चंद्रमा से, समुद्र से, सूर्य से या हवा से? तो सूर्य से। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है कैसे? नाभिकीय संलयन से। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट पहला उपग्रह छोड़ा गया था। वर्ष दीर्घतम होता है, कब होता है दीर्घतम? प्लूटो पर होता है। प्लूटो का वर्ष दीर्घतम होता है जिसका कक्षीय परिक्रमण काल लगभग 248 पृथ्वी वर्ष होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वे तरंगें जिन्हें संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। इनकी चाल निर्वात में प्रकाश के चाल के बराबर यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी? तो प्रकाश की गति कांच में सबसे न्यूनतम होगी। जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। कांच, निर्वात,
जल तथा वायु से में से कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए प्रकाश की गति कांच में न्यूनतम होती है। सूर्य के प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना होता है? ये लगभग 8.5 मिनट। सूर्य के प्रकाश धरती की सतह पर पहुंचने में लगा समय 8.31 मिनट यानी 499 सेकेंड या 8 मिनट 19 सेकेंड है। चूँकि निकटतम विकल्प 8.5 है, इसलिए यहाँ पे हम लोग 8.5 ही उत्तर में लगाएंगे। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुँचता है, फिर से वही, यहाँ चूँकि लगभग कोई भी उत्तर सही नहीं है, इसलिए हम उसका उत्तर ई लगाएंगे। नासा की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 499 सेकंड 8 मिनट 19 सेकंड लगते हैं। यद्यपि बिहार के लोक सेवा आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर पत्र में विकल्प सी को सही माना, लेकिन प्रश्न में उपयुक्त कोई नहीं विकल्प मौजूद है, अतः विकल्प ई ज़्यादा सटीक उत्तर है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो बेसिक, सी, फोर्ट्रेन सब है, लेकिन फास्ट कोई भी कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं है। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? तो ये टंगस्टन होता है, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है और ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। साधारणतः मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनके बनने वाले शुद्ध धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। साथ ही ताप में परिवर्तन से प्रतिरोधकता में परिवर्तन की दर अपेक्षाकृत कम होती है, अतः उच्च ताप पर इनका शीघ्र ही ऑक्सीकरण नहीं होता है। इस कारण इनका उपयोग विद्युत प्रेस, टोस्टर आदि सामान्य विद्युत तापन युक्तियों में होता है। ताप दीप्ति लैंपों के तंतुओं के निर्माण के लिए केवल टंगस्टन का उपयोग किया जाता है, जबकि तांबा और एल्यूमीनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए होता है। निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक है? तांबा एक चालक है, चांदी चालक है, ग्रेफाइट चालक है, जर्मेनियम अर्धचालक है। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जैसे कुछ पदार्थों का विद्युत प्रतिरोधक मान चालकों और विद्युत प्रतिरोधकों के बीच होता है, इन्हें अर्धचालक कहते हैं। ये सामान्यतः चालक होते हैं, लेकिन इनमें कुछ अपद्रव्य मिलाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है तथा वे N प्रकार के या P प्रकार के अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर बन जाते हैं, जिनका उपयोग ट्रांजिस्टर बनाने में होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के ज़्यादातर उपकरण इन्हीं अर्धचालकों से बनाए जाते हैं। परमाणु नाभिक के अवयव हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बाहर घूम रहा होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और बाहर जो घूम रहा होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो ये विकल्प ए गलत है। नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन नहीं होता, क्योंकि ये विद्युत रूप से धनात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक से बाहर होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं, इनका द्रव्यमान नगण्य होता, सही है। परमाणु संख्या एक तत्व के परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या है, ये भी सही है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग आदि के रूप में प्रयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है? तो सौर ऊर्जा सबसे बड़ा भंडार है ऊर्जा का। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय संलयन पर या नाभिकीय विखंडन पर? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। देखें क्या क्या विकल्प हैं इसमें। नियंत्रित विखंडन की प्रक्रिया, अनियंत्रित संलयन की प्रक्रिया, ठीक है। हाइड्रोजन बम संलयन की प्रक्रिया वो भी अनियंत्रित, क्योंकि ये बम है, ठीक है।
हाइड्रोजन बम अनियंत्रित नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है, जिसमें दो छोटे नाभिक जुड़कर आपस में बड़े नाभिक बनाते हैं, जिसमें भारी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? रेडॉन। रेडॉन वायु में नहीं होती है। रेडॉन नामक अक्रिय गैस वायु में नहीं पाई जाती है। अन्य अक्रिय गैस हीलियम, नियॉन, ऑर्गन वायु में पाए जाते हैं। बिजली की खपत, अगला क्वेश्चन, बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित है? तो ये वाट होता है। 1 वाट आवर बराबर 1 किलोवाट आवर 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट होता है। तो हम वाट इसका आंसर हो जाएगा। बिजली की खपत किलोवाट प्रति घंटा से मापा जाता है, अतः विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो सबसे भारी धातु यूरेनियम है। इसकी परमाणु संख्या 92 और परमाणु भार 238.08 होता है। इनसैट 2 एक कब छोड़ा गया था? 10 जुलाई 1992 को इनसैट 2A हमारा उपग्रह छोड़ा गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारे जीव विज्ञान के सारे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पूर्वावलोकन। उम्मीद है आपको इससे फ़ायदा होगा। ऐसे अन्य वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक करें और कम से कम अपने 5 दोस्तों को शेयर करें, किसी 2 ग्रुप में डालें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। 68 यूपीएससी में पूछे गए फिजिक्स के सवाल देखते हैं, जो 12 फरवरी को आयोजित हुए थे। पहला सवाल है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पट्टियां बनाई जाती हैं। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो इसका सही उत्तर है कम चमक वाला एक घोड़ा, क्योंकि इस काली पट्टियों की वजह से, काली पट्टियाँ चूँकि बहुत ही महीन है, इसलिए वो उसका कोई प्रतिबिंब नहीं आएगा, बल्कि उसकी चमक बस कम हो जाएगी। तो कम चमक वाला एक घोड़ा का प्रतिबिंब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ध्वनि की तीक्ष्णता निर्धारित की जाती है ध्वनि की तरंग दैर्घ्य के द्वारा। तरंग दैर्घ्य से ही उसकी तीक्ष्णता निर्धारित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण है? फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण में से फोटोवोल्टाइक सेल है, क्योंकि इसी से सोलर प्लेट्स बनते हैं, है ना। इसे फोटोवोल्टाइक सेल होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? तो बॉल बेयरिंग, इसका उत्तर हो जाएगा सी, रोलिंग घर्षण। बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है रोलिंग घर्षण को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल में खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में वो सक्षम होता है। सही आंसर है इसका सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो इसका उत्तर है अल्फा किरण। अल्फा किरण क्या होता है? धनात्मक रूप से आवेशित होता है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट से उत्सर्जित एक किरण है, कण है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है। अगला क्वेश्चन, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए केंद्राभिमुखी बल यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? इसका उत्तर है गतिज ऊर्जा से ऊष्मा
ऊर्जा में किस ऊर्जा का परिवर्तन घर्षण बल में घर्षण बल शामिल होता है, तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा के उत्पादन में घर्षण बल शामिल होता है। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री किस तरफ मुड़ जाएंगे, किस तरफ झुक जाएंगे? तो किस तरफ झुक जाएंगे? बाईं ओर झुक जाएंगे। किस कारण से? जड़त्व के नियम के अनुसार। बल का गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था को बरकरार रखना चाहता है जब तक कि कोई बाह्य बल उसमें न लगे। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को ठीक करने की कोशिश करता है। अगला प्रश्न है, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का उदाहरण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मिट्टी का तेल। इस प्रकार सभी प्रश्न समाप्त होते हैं भौतिकी के। अगले वीडियो में हम देखेंगे केमिस्ट्री के सवाल। धन्यवाद।